दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत गुज़रे ज़माने के शायर रियासत हुसैन रिज़वी उर्फ शोक बहराइची का एक शेर पढ़कर करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। अक्सर ये शेर भारतीय राजनीति और राजनेताओं के लिए पढ़ा जाता रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में ये शेर भारतीय मीडिया पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये वही मीडिया है जिसे भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। तो पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है तो बाकी के तीन पिलर कौन से हैं। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो मेनली डेमोक्रेसी के तीन पिलर माने गए, जिसमें पहला विधायिका यानी संसद। इसका मुख्य कार्य देश में कानून बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर नए कानून बनाना है। दूसरा कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। ये संसद द्वारा बनाए गए कानून को जनता तक पहुंचाने और इन्हें मनवाने का कार्य करती है, और इसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका जुडिशरी। यह लोगों को कानून समझाने का कार्य करती है, और यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे सजा भी देती है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उस समय देश में हो रही घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने के बहुत सीमित साधन थे, और उस समय अखबार भी गिने चुने ही हुआ करते थे। मगर वह अपनी पूरी ईमानदारी से देश में हो रही घटनाओं को जनता तक पहुंचाते थे। उनकी इसी ईमानदारी और जिम्मेदारी को देखते हुए जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो पत्रकारिता को चौथे स्तंभ यानी फोर्थ पिलर का दर्जा दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि जिन लोगों ने इसे फोर्थ पिलर का दर्जा दिया था उन लोगों ने सोचा भी ना होगा कि ऐसे दिन भी आएंगे। भारत में निष्पक्ष प्रेस को कितनी आज़ादी है, इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा ना कहकर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की उस रिपोर्ट को बताना चाहूँगा जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 180 देशों की सूची में भारत 161वें नंबर पर आता है, जो कि 2022 में 150वें नंबर पर था। और जो दूसरे देश हैं उसमें हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका 135वें नंबर पर और पाकिस्तान जैसे देश 150वें नंबर पर आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट में छपा है। यदि आप देखना चाहें तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और रही बात पत्रकारिता के स्तर गिरने की, तो आप बात की गहराई को समझिए कि पहले अखबार छप कर बिकते थे और आजकल बिक कर छप रहे हैं। आज के समय में प्रेस और प्रेस रिपोर्टरों ने अपने आप को अपनी सुविधा के अनुसार दो गुटों में बांट लिया है। एक सरकार के पक्ष में है और दूसरा विपक्ष में है। हालांकि दोनों के अंदरूनी फायदे एक से ही हैं। अब दोनों पक्षों में होड़ लगी रहती है कि जो सरकार के पक्ष में है वह सरकार की कितनी चाटुकारिता और तलवे चाट सकते हैं, और जो विपक्ष में है वह सरकार का विरोध करने के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। और हालत यह हो गई है कि यदि अर्णव गोस्वामी जैसे एंकर यदि कभी भूले से भी सरकार के किसी कार्य पर उंगली उठाते हैं तो वह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है, जिससे दर्शकों का एक बड़ा वर्ग आश्चर्यचकित रह जाता है। दोनों गुटों में कंपटीशन की स्थिति यह आ गई है कि यदि सरकार कोई बिल पास करती है तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप उस बिल के फायदे जानना चाहते हैं तो सुधीर चौधरी को सुन लीजिए, और यदि बिल के नुकसान जानना चाहते हैं तो रवीश कुमार को सुन लीजिए। जरा आप इनकी पत्रकारिता का स्तर देखिए कि कभी ये आपको 2000 के नोट में नैनो चिप लगी हुई बताते हैं, कभी बताते हैं कि हिमेश रेशमिया को एलियंस उठा कर ले जाएंगे, और डिबेट में यह लोग टाइटल तो कमाल के ही रखते हैं, जैसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक, इमरान की रुकी सांसें, मोदी का प्लान बिना लड़े मिलेगा पीओके, मोदी की एक चाल जिनफिंग हुआ बेहाल, मोदी की लद्दाख में एक चाल थर थर कांपा चीन। ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको न्यूज़ सुना रहे हैं या न्यूज़ बता रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि बंदर की तरह सारे स्टूडियो में चिल्लाते हुए इधर से उधर भागे फिर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सी क्लास फिल्मों के विलेन की तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते होंगे लगभग हर चैनल प्राइम टाइम में डिबेट के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रवक्ताओं के साथ साथ एक दो मौलाना और साधु टाइप लोगों को ज़रूर बुलाते हैं और फिर यह डिबेट शुरू करते हैं।
थोड़ी देर में यह डिबेट कब सांप्रदायिक रूप ले लेती है इसका पता ही नहीं चलता, और इनकी चैचे पैपे में डिबेट खत्म हो जाती है। और मछली बाजार में चिल्लाने वाली स्टाइल से दर्शकों को आधी बात समझ में भी नहीं आती है। ये कितना गिर सकते हैं आप इसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि यह गिरने के रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं। आपको याद होगा जब CDS जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हुई तो कैसे एक एंकर महोदय शराब के नशे में आकर एंकरिंग करते हैं और शहीदों का अपमान करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह सब मीडिया हाउस या एंकर क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसके तह तक भी जाना होगा। तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि न्यूज़ चैनलों या अखबार के मालिक कोई समाज सेवक नहीं है, यह विशुद्ध रूप से बिजनेसमैन है। एक न्यूज़ चैनल बनाने को और उसको चलाने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत आती है। अब कोई भी इंसान किसी बिजनेस में जब इतने रुपए लगाएगा तो जाहिर सी बात है वह प्रॉफिट भी कमाना चाहेगा। किसी भी न्यूज़ चैनल को कानूनी रूप से दो तरह से कमाई होती है, पहली सब्सक्रिप्शन से और दूसरी एडवर्टाइज से, और ये ही सारे फसाद की जड़ है। क्योंकि सरकार बजट का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन में खर्च करती है, तो सरकार न्यूज़ चैनल वालों की सबसे बड़ी ग्राहक होती है। आप भी जानते हैं कि ग्राहक को नाराज करके आप कोई बिजनेस नहीं चला सकते। इनकी इसी कमजोरी का सरकार को भी अच्छे से पता होता है और वह इसका फायदा भी उठाती है। किसी भी सरकार की इतनी बड़ी चुनौती पक्ष में बैठे हुए अपोजिशन पार्टी के नेता नहीं होते जितना कि मीडिया होता है। तो सरकारें भी मीडिया को अपने प्रभाव में लेने की भरपूर कोशिश करती हैं और वर्तमान में यह कुछ ज़्यादा होने लगा है। अब न्यूज़ चैनलों ने भी तय कर लिया है कि सरकार के विरुद्ध नहीं जाएंगे, इसलिए ज़्यादातर चैनल सरकार के पक्ष में हैं। अक्सर टीवी चैनलों पर पैसे लेकर न्यूज़ चलाने और न्यूज़ चलाकर पैसे मांगकर ब्लैकमेलिंग करने के भी आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इन आरोपों को बल तब मिला जब एक बड़े मीडिया हाउस के एंकर को एक बड़े उद्योगपति से न्यूज़ ना चलाने के लिए 100 करोड़ की रकम मांगते हुए कैमरे में कैद हो गए और इसी केस में वे तिहाड़ जेल में रहे। अब जमानत पर बाहर है और पत्रकारिता की दुनिया में उन्हें तिहाड़ी पत्रकार के नाम से जाना जाता है। बड़ी शर्म की बात है कि वह अभी भी प्राइम टाइम में आकर हमें सच्चाई पर ज्ञान देते हैं। न्यूज़ चैनलों के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा दर्शक वर्ग भी दोषी है जो कि निष्पक्ष खबर सुनना ही नहीं चाहता। एक वर्ग सरकार समर्थक चैनल को ही सुनना चाहता है, भले ही वह सरकार के समर्थन में कुछ भी फेक न्यूज़ दे रहा हो, और यही हाल सरकार के विपक्षी चैनल देखने वालों का भी है। इन चैनलों की हरकतें आपकी वोट देने की क्षमता को भी प्रभावित करती हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। हर चुनाव में 15 से 20% फ्लोटिंग वोटर होता है जो कि उसी समय अपना वोट डिसाइड करता है, और चुनाव के समय में यह चैनल किसी एक पार्टी के पक्ष में ऐसा माहौल बनाते हैं कि यह फ्लोटिंग वोटर उसी पार्टी को ठीक समझते हुए उसी को अपना वोट दे देता है और उसे लगता है कि वह खुद अपना वोट डाल कर आया है, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसे सूचना से कंफ्यूज करके उससे वोट डलवाया गया होता है। एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वह अपना कोई भी ओपिनियन रखे बिना सूचना लोगों तक पहुंचाए और लोगों को तय करने दे कि वह क्या मानना चाहते हैं और क्या नहीं मानना चाहते, न कि उन पर अपनी कोई ओपिनियन थोपे। और आप लोग भी किसी चैनल की सूचना पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, और जो खबर आपको प्रभावित करती है उसकी सत्यता के बारे में दूसरी प्रमाणिक जगह से भी कंफर्म कर लीजिए। इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे और आपके बीच में विचारों का आदान प्रदान होता रहे और आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।